I think we're live. Right. So hello and assalamu alaikum everyone and welcome to the 67th edition of Lums Live. इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें, मैं सबको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने लम्स के पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो आप उनको लम्स के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं. जरूर जाएं, चेक देम आउट. आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे. ये एक ऐसा दिन है जब हम औरतों की कामयाबियों को सेलिब्रेट करते हैं. It marks a call to action for accelerating gender parity. और ये दिन हमें ये एक मौका भी देता है कि हम ख़वातीन की हैसियत और हकूक़ पर रिफ्लेक्ट कर सकें, उनकी जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात कर सकें, सॉल्यूशंस ढूंढ सकें. सो इस लम्स लाइव के सेशन में हम पाकिस्तानी औरतों की स्ट्रगल्स पे बात करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, ख़वातीन की पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज्म की तारीख क्या है उस पे बात करेंगे. अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के रास्ते में चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है. लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं कुछ अहम मौज़ूआत की इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन की बुनियाद रख सकें. खास तौर पे आई थिंक एक ब्रीफ और ब्रॉड हिस्ट्री देना चाहती हूँ ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान. और हमारे जो गेस्ट हैं, होपफुली इन द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन दे विल ऐड टू दिस. सो पाकिस्तान में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट किस्म के फेमिनिज्म आए हैं जो अपनी समाजी, सियासी और तारीखी कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुए हैं. सो जैसे कि पार्टीशन के बाद विमेन एक्टिविस्ट जो है उन्होंने वेलफेयर इश्यूज पे फोकस किया, जैसे कि ऑफ कोर्स मुहाजिरीन की रिहेबिलिटेशन और जो प्री पार्टीशन इंडिया में से जो इश्यूज इनहेरिट किए थे, जैसे चाइल्ड मैरिज, इनहेरिटेंस के राइट्स, डिवोर्स के राइट्स, the right to education, things that could be discussed in the limits of religion, जिनको मजहब की हदूद में रहते हुए, जिनके ऊपर माशरती और कानूनी इस्लाहात के बहुत से मुतालबात काबिल कबूल थे, तो विमेंस राइट्स उनको हाईलाइट करती रही, एक्टिविस्ट उनको हाईलाइट करती रही. 60s में जो है ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन आई, जो we can say women's movement का चेहरा बनी. मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पास हुए, जिससे हमने देखा कि स्टेट जो है उसने प्राइवेट अफेयर में इंटरफेरेंस शुरू की, कुछ प्रोसीजरल लिमिट्स लगाई, मेंस आर्बिट्री राइट ऑफ डिवोर्स पे, औरतों को कुछ राइट्स दिए रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एंड मेंटेनेंस. और इन छोटी छोटी चेंजेस ने भी उस वक्त पब्लिक कंट्रोवर्सी खड़ी की. उस टाइम के रिलीजियस राइट ने कहा ऑर्डिनेंस को वापस लें. APWA की अप्रोच में जो मुझे समझ आती हैं, जो दो बहुत नुमाया पहलू थे, एक तो ये था कि वो सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करते थे, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन हो गई, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हो गई. दूसरा उनका जो पहलू था वो ये था कि स्टेट के साथ कैसे कोलैबोरेट करके अपने एम्स को अचीव किया जा सकता है. सो बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि वो ओवर्टली पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेते थे. फिर 80s में ये चेंज हुआ. प्रॉबेबली हमारी मेहमान जो है वो इसके बारे में हमें ज्यादा बता सकेंगे, जब विमेंस एक्शन फोरम ने बाकायदा तौर पे एक पॉलिटिकल स्टांस लिया. उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो कहा जा सकता है एक हाइपर नेशनलिस्ट, एक एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप थी, जो मजहब के एक खास वर्जन पे रिलाई करती थी अपनी लेजिटिमेसी के लिए. विमेंस एक्शन फोरम ने बाकायदा तौर पे उसको चैलेंज किया. रिलीजन का पॉलिटिक्स में दखल अंदाज है, उसे चैलेंज किया. और हम एक लार्जर फ्रेमवर्क फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने विमेन्स राइट्स की बात की. सो ऑफ कोर्स ये फेमिनिस्ट पाकिस्तानी फेमिनिस्ट हिस्ट्री में और भी बहुत से नुआंसेस हैं, बारीकियां हैं. ये कुछ ब्रॉड स्ट्रोक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं. अब हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि आज की जो पाकिस्तानी विमेन्स राइट्स मूवमेंट है उसकी क्या शक्ल है, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, स्टेट और सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहा है, क्या होना चाहिए, और वो अपनी जाती जिंदगी में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में विमेन्स राइट्स के लिए क्या करते हैं. ऑफ कोर्स औरत मार्च पे भी बात करेंगे. हमारे साथ बहुत एक डिस्टिंग्विश्ड और इंटरेस्टिंग पैनल ऑफ गेस्ट्स है. ये सब लोग हैं हु एक्सेल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, चाहे वो एकेडेमिया हो, एक्टिविज्म हो, म्यूजिक हो, एंटरटेनमेंट हो, बट एट हार्ट दे आर पैशनेट अबाउट राइट्स, अबाउट ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स, सोशल रिफॉर्म. और ये सब लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत खुल के बात करते हैं. तो आई विल इंट्रोड्यूस देम वेरी क्विकली इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. सबके बहुत इलस्ट्रियस करियर्स हैं, बहुत लंबी लंबी बायोज हैं, तो आई एम गोइंग टू कीप द बायो शॉर्ट. हमारे साथ डॉक्टर निदा किरमानी है जो लम्स में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं.
इससे पहले फैकल्टी डायरेक्टर थी सईदा वहीद जेंडर इनिशिएटिव की, करंटली कन्वीनर भी हैं जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज की माइनर की। वो इस्लाम पे, जेंडर पे, वुमेन्स मूवमेंट्स पे, अर्बन स्टडीज पे बहुत ज्यादा उन्होंने जर्नल आर्टिकल्स लिखे हैं, इंटरनेशनल प्रेस, नेशनल प्रेस में कमेंट्री देती हैं। उनकी किताब है एक, क्वेश्चनिंग द मुस्लिम वुमन आइडेंटिटी एंड इनसिक्योरिटी इन एन अर्बन इंडियन लोकेलिटी, और उन्होंने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से की। निशा शफी हमारे साथ है, वो एक ग्लोबली रिनाउंड एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, millions of listeners हैं उनके worldwide. She starred in the Hollywood film The Reluctant Fundamentalist, which was directed by Oscar nominated director Mia Nair. वो Academy Award Committee की जूरी मेंबर भी रह चुकी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट व्यूज रखती हैं और विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बहादुरी से बात करती हैं। अदनान मलिक हमारे साथ हैं, अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के गुडविल एम्बेसडर हैं, एशिया सोसाइटी एशिया 21 के फेलो रह चुके हैं, सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पे रह चुके हैं, कराची फिल्म फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे रह चुके हैं। उनकी एक फिल्म, he has a degree in filmmaking from Wasa College, and he's also a strong advocate of gender equality and widely considered a male ally. And last but not the least, Fatma Razak हमारे साथ हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, she writes on current affairs and social issues, gender rights activist हैं, औरत मार्च की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे पिछले 3 सालों से वॉलंटियर कर रही हैं और भी बहुत से कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती हैं एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजर के तौर पे। और फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स और उनकी स्पेशलाइजेशन है, वो सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स के साथ भी काम करती हैं। मेरा नाम महरीन ज़हरा मलिक है, मैं सीनियर एडिटर हूँ अरब न्यूज़ की, जो मिडल ईस्ट का एक मेजर अखबार है। In my past life, I worked as Pakistan correspondent for Reuters. I was deputy editor of the news, news editor of the Friday Times. I've written about human rights, women's issues, national security, democracy, lots else. And I will be moderating today's discussion. So I wanted to start with you, Dr. Kirwani. आपसे शुरू करना चाहूंगी ताकि हम थोड़ी foundations जो है इस conversation की अपनी audience के लिए set कर सकें। पाकिस्तानी फेमिनिज्म है, ये क्या है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगी, और ये दुनिया में दीगर ममालिक या और जो इंटरनेशनल स्ट्रेन्स हैं फेमिनिज्म की उससे मुख्तलिफ कैसी हैं, कैसे है, और इसकी एवोल्यूशन को आप कैसे व्यू करती हैं? जैसे मैंने अभी बताया, फॉर इंस्टेंस ज़िया की एरा का जो फेमिनिज्म था वो हमारे कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट एक्टिविज्म से कैसे मुख्तलिफ है? Thank you so much, Marine, and thank you to the LUMS Live organizers for inviting me. Marine, आपकी जो इंट्रोडक्शन थी वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी, आपने इतनी खूबसूरती से उसको, मतलब इन अ नटशेल आपने हिस्ट्री के हाइलाइट्स को आपने हमारे साथ शेयर किया। तो you took some of my thunder. But Pakistani feminism, I think no feminism is separate from the kind of global movement. लेकिन obviously हर country की जो feminist शक्ल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वो उस context के हिसाब से। तो जिस तरह से आपने बताया कि even partition से पहले South Asia में there were people struggling for women's rights. तो हमेशा ये हमें क्या कहते हैं एक्यूजेशन मिलती है कि आप वेस्टर्न एजेंडा लेके आ रही हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक पिछले 100 साल से ये जो लोग पेट्रियार्की को डिफेंड करना चाहते हैं वो यही इल्ज़ाम लगाते हैं फेमिनिस्ट पे, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक वो हर कंट्री में होता है, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं। बट इट्स जस्ट नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ इवन बिफोर पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस यू हैड people working for social reform, तो चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर रहे थे या चाइल्ड मैरिज पे काम कर रहे थे या सती के इशू को उन्होंने उठाया, जो भी उनके इश्यूज थे जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में हमें नजर आते हैं, स्पेशली एजुकेशन वाला जो इशू है और चाइल्ड मैरिज का इशू अभी तक बहुत बड़ा मसला है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टीशन के बाद जो फोकस था वो ज्यादा सोशल वेलफेयर पे था। पॉलिटिकल मेरे ख्याल से हमेशा से था, बिकॉज जब भी आप पावर को चैलेंज करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल एक्ट है, चाहे वो बहुत ही डायरेक्ट चैलेंज हो या आप किसी और तरीके से करें। लेकिन you're right कि उन्होंने एक kind of soft approach लिया स्टेट के साथ, एंड ऑल्सो जो खवातीन उसको हेड कर रही थी जैसे बेगम राना लियाकत अली खान, she was the founder of APWA as well, और जाहिर सी बात है वो एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी, तो she had a
relationship, very close relationship with the state. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अपने तौर से challenge करने की कोशिश की और on the issue of men taking on more than one wife, उन्होंने struggle करके उस निकाहनामा में एक वो क्लॉज है जो अभी तक हमारी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो लोग उस चीज को निकालना चाहते हैं कि शोहर को पहली बीवी से इजाजत लेनी होती है, जो unfortunately for many of us this seems like not even progressive, like why are we discussing this, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो इस चीज के खिलाफ है, उनको लगता है ये अन इस्लामिक है कि आप इजाजत लें अपनी बीवी से, लेकिन ये चीज निकाहनामा में है। और भी चीजें हैं जैसे तलाक तफवीज है, लाइक अ वुमन कैन हैव द राइट टू डिवोर्स, लेकिन वो निकाहनामा साइन होने से पहले वो यूजुअली क्रॉस आउट कर देते हैं। ये 1954 से ये चीजें निकाहनामा में उन्होंने डाली थी जो even in the context of the Muslim world अभी तक हमें progressive लगती हैं। So they were challenging in their own ways, लेकिन हाँ इतना वो confrontational उनका approach नहीं था जितना perhaps Women's Action Forum का था जो 1981 में establish हुआ था मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, and then now it has branches in other cities as well. उनका तो direct confrontation था state के साथ, और खास तौर से ज़ियाउल हक की जो हुकूमत थी, and they were very vocal against the military regime. तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत controversial और क्या कहते हैं confrontational उनका stance था, और वो सड़कों पे निकली and they faced tear gas and many went to jail and you know, so very different from that earlier phase perhaps. And so they were very radical. And अब जो औरत मार्च हमें नजर आ रहा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है Women's Action Forum से, और जो, and I don't really want to talk about phases because I think like this struggle for women's rights has continued throughout since before the foundation of the country was laid. And even जो ख़वातीन अपने आप को शायद feminist नहीं कहती हैं या अपने आप को women's movement का हिस्सा नहीं मानती हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं और उनकी भी स्ट्रगल्स वैलिड हैं, और मैं भी उनको लाइक आई सी they're working very hard to challenge patriarchy, even अगर वो अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कह रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो स्ट्रगल कर रही हैं पिछले सालों से, एंड इस साल भी औरत मार्च की जो थीम थी वो सेहत के ऊपर थी, एंड आई एम श्योर उन्होंने, और जो फातिमा कैन टेल अस मोर कि उन्होंने किस तरह से उनके साथ अलाई किया, but they have been struggling for their rights for so many years. ये भी एक, even अगर वो ना कहें अपने आप को feminist, this is a feminist cause, और ये challenge कर रहा है state की patriarchy को और माशरे में जो patriarchy है. These women are phenomenal. That's just one example. बहुत सारी और examples हैं और हम उसको discuss कर सकते हैं जो शायद formally women's movement में fit ना हो, लेकिन वो gender boundaries को push कर रही हैं, challenge कर रही हैं. फातिमा, आपकी तरफ मैं आऊंगी। एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा नजर आती है कि पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन है कि फेमिनिज्म क्या है, इसके एम्स क्या हैं। बहुत, जैसे एक एग्जांपल है कि बहुत लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म आदमियों को अपने राइट से डिप्राइव करने का एक कोई मंसूबा है, या इस्लाम की बेहुरमती करने का ये एक नुस्खा है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मैस्कुलिन एंजाइटी है पाकिस्तान में जो फेमिनिज्म का नाम सुनते ही सामने आती है। तो ये कंफ्यूजन क्या है और कहाँ से आती है ये कंफ्यूजन? First of all, thank you so much for having me. Everyone is such a star here कि मैं एक बड़ा under accomplished feel कर रही हूँ, but I must say that all of you are an inspiration for us to work on. आपने बिल्कुल सही कहा. I think this basically stems from a massive fear कि अगर ये औरतें मांग क्या रही हैं, क्या ये हमारे हकूक ले लेंगी, क्या ये चाहती हैं कि ये लोग आएं, हमारी जॉब्स चली जाएं. I think ये anxiety this is very similar to the anxiety that we can say white Americans have. Same narrative है ना कि ये immigrants आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये हमारी जॉब्स ले लेंगे, ये शायद हमें डिस्प्लेस कर दें. शायद हमारे मुआशरे में भी मर्दों को यही लग रहा है कि औरतें करना क्या चाह रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन औरतों के पास अभी तो बेसिक राइट्स ही नहीं है. अगर अब मैं मोस्टली आई वर्क विद पीपल
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के शेयर कर सकती हूँ. बता नहीं सकती आपको कि कितने केसेस हैं इस टाइम हरासमेंट के, लेकिन इस इशू को समझा जाता है कि दिस इज अ वेरी सिर्फ एलीट औरतों का शायद मसला है. इतने लोग अभी भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. एंड वी कैन पुट मल्टीपल एग्जांपल्स. इस दफा औरत मार्च सेहत पे था. मतलब अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि ओ ये अभी भी हो रहा है पाकिस्तान में. मतलब फ्रॉम 2000 to 2014 219 pregnancies were terminated on a daily basis just because the girl child was a girl. So if we talk about it, people are like, but we don't do this. पता नहीं कौन करता है. And that's the problem, right? हर रोज 9 से 10 खवातीन का रेप हो रहा है. मोटरवे केस अभी आपके सामने है. But if we talk to anyone, they're like, हम तो ऐसे नहीं करते. पता नहीं कौन से मर्द हैं जो करते हैं. But the unacceptance and the you can say the fear to own the problem, that is massive, because that fear is that there are so many things which are problematic. वो एक चीज अगर आप नहीं भी करते तो आपके घरों में और सटल तरीके से या और ब्लंट तरीके से पेट्रियार्की प्रैक्टिस हो रही है. अगर एक औरत काम करने की उसको इजाजत मिल रही है तो वहां पर वो वर्क प्लेस में जाके हरास हो रही है या उसको कपड़ों के ऊपर और किसी भी तरह से टारगेट किया जा रहा है. So there are so many fronts open for them. There are so many now in Pakistan, like generally hum dekhein, so we have a youth pulse, let's say, and a lot of women are now working. And now we have massive problems of workplaces. We have massive problems of streets and other forms of assault and everything. And education, on the other hand, girl child's ki education. Aaj subah hi mein kar rahi thi a panel which was about minority women. वो तो और दब के रह गई हैं. फोर्स्ड कन्वर्जन्स के अंदर फंसी हुई हैं. डिवोर्स लॉज है ही नहीं, मैरिज लॉज है ही नहीं. So we're living in a society where the first thing is acceptance that there is a problem. And we cannot shy away from this burden and taking this burden. हमारी पूरी governments हैं, every Women's Day they come out and say कि हमारी औरतें बहुत खुश हैं. They come out and say कि मजहब ने, every religious leader comes out and says कि जी मजहब ने तो तमाम हक दिए हुए हैं, कानून में तो सब लिखा हुआ है, जो कि नहीं लिखा हुआ. लेकिन फिर कानून में फातिमा डेफिनेटली पूछूंगी आपसे going forward. I just wanted to like sort of quickly move on to you, Misha. You've participated in Aurat March in Pakistan. You speak about women's issues. So sort of from the unique vantage point of what you do in your life, as an entertainer, you're a woman. What is feminism for you, and what issues matter the most to you? Feminism and all it stands for matters to me unconditionally, without compromise. That obviously means equal rights, equal opportunity, equal access to like primitive primal needs like healthcare and right to dignity and freedom of expression. And yeah, I think right to dignity में सारा कुछ आता है. फिर उसके बाद एक professional अगर आप उस पे देखें, perspective में देखें, तो उसमें भी like as I said, equal opportunity, equal treatment, equal representation. And I mean, as a woman in the industry that I am from, I have often seen there is this either this stereotypical representation jahan pe ek certain token role ada karne ke liye narrative mein you write the female characters into a narrative script wise, or popular media especially. I'm not talking so much about parallel cinema or underground independent productions, लेकिन उसमें mainstream में. और उसके अलावा ये कि even on things like panels, or there's just this like token woman कि जी बहुत ही बुरा लगेगा. अब इतना at least लोगों को समझ आ गया कि अच्छा बहुत ही मतलब ridiculous लगेगा कि सिर्फ मर्द बैठे हों. Although like even that still is very, very common, but at least in showbiz, like, so they'll bring women in for the glamour quotient, or like ek ke jis tarah ye
हम तो ग्लैमर क्वोशंट के लिए अदनान को लेके आए हैं। हाँ, हमने we flipped the whole scene ना। देखो अदनान, तुम हमारे टोकन लाए बैठे। Interesting. No, but also, I mean, Adnan and I are from the same industry, and I'm very, like, you know, happy to see that there is that his perspective that I also look forward to hearing, because mera to in the industry, obviously, there's a lot of confusion, as we were saying earlier, about feminism, and in the industry, I think even more so, because वहाँ पे लोगों को articulate करने का और influential लोगों को, like, you know, like pop culture में जिनके पास influence है, जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो जब अपनी confusion को फैलाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा you know, like concerning हो जाता है. I am seeing more and more, it's become a buzzword, and it's become a trigger for so many people. Feminism and feminist, it's the F word in Pakistan is feminist. So ये है कि ना पूछने वालों को पता है या समझ है, they have not really made the effort to you know, sort of expand their awareness with an open, flexible mind. ना जवाब देने वाले को सही तरह से पता है या समझ है. It's very obvious जब आप interviews अक्सर सुनते हैं media personalities के कि जी आप अपने आप को feminist कहती हैं कि नहीं. It's usually, this question is coming from you know, like इस interview में थोड़ा सा मसाला आ जाएगा, कोई बात छिड़ जाएगी, कोई किसी किस्म की, you know, like एक देखते हैं, खुरेदते हैं कि ये आगे से क्या कहते हैं, मतलब हाँ कहेंगे तो भी sensational होगा, ना कहेंगे तो भी sensational होगा, because it's political, right? So there's in on both sides, अगर आप, if you identify and you say हाँ जी, of course I am a feminist and I stand for the feminist cause, तो एक साइड से लोग आप पे पड़ जाएंगे, और अगर आप, you know, like vice versa, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, I am not a feminist, I believe in equal rights but I am not a feminist, or whatever, तो वो दूसरी साइड से लोग आप पे पड़ जाएंगे. That's politics right there. I want to, you know, I specifically want to talk to you about this in a little bit, you know, the risks of coming out as a feminist. Coming out as a feminist, yeah. You know, when you're a celebrity. But we'll talk about that a little bit. I wanted to just come to Adnan quickly and, you know, ask him, you know, me and Adnan have some friends in common, you know, and they always say that Adnan is this true male ally. So, I mean, I want to ask you, Adnan, you know, what does it mean to be a male ally? आप फेमिनिज्म को किस नजर से देखते हैं, और इस मूवमेंट में आपकी और मर्दों की क्या जगह है? खैर, मैं बाकी मर्दों के बारे में इतना बात नहीं कर सकता, ना मैं शोबिज इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ. अमूमन वही होता है कि यार शोबिज के मर्दों के बारे में आप बात करें. I'm like, that's not me, obviously. It's interesting. I think मैं ये बातें सुन के मुझे भी याद आ रहा था कि मैं अम्मी के साथ जाता था इस्लामाबाद में, वाफ के जब स्टेजेस होते थे या प्रोटेस्ट होते थे, मैं जाता था. I was just a kid. So my mother was a part of the movement. My sister was a part of the movement. मेरे घर में even my caregiver who passed away about 10 years ago, she was a very strong independent woman who left अपने मतलब घर को छोड़ के, क्योंकि मियाँ दूसरी शादी करना चाह रहा था, वो शहर आई, अपने बच्चों को खुद ही उसने पाला, फिर मुझे पाला. तो मेरे इर्द गिर्द तो हमेशा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतें ही थी. एंड माई फादर वॉज एन एलाई. तो मेरे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है, मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और मैं भी मतलब यू नो, so for me it was always not a big deal. I guess आजकल आके आप when you start interacting with other people, with other schools of thought, आपको एक समझ आती है कि शायद सब लोग ऐसे नहीं हैं. बात तो एक इंसानी हकूक के ऊपर है ना, अगर मतलब औरतों को इंसानी हकूक मिलने चाहिए. It's as simple as that. Yeah, that's, as for me, it's feminism. What happens is when you talk about human rights, you're not really talking about all the rights that women should have. So I think if you can simplify it, and I know it's a gross simplification, but I think आजकल लोगों को ये भी समझाना पड़ता है कि यार फेमिनिज्म का यही मतलब कि उनको अपने हकूक मिलने चाहिए, जैसे मीशा ने कहा, जैसे डॉक्टर किरमानी ने कहा कि this is just it's about rights. So that's how I place myself, and I think I just, you know, I don't know आगे मैं क्या कहाँ लेके जाऊँ इसको. नहीं, आप जैसे आपने कहा कि मैं एज ए सेलिब्रिटी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम जिंदगी के मतलब जिस भी शोबे में होते हैं उसमें हमारी एक
आई गेस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जिस तरह मैं एक एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं चाहूंगी कि जिस अखबार में मैं काम करती हूँ उसमें मैं औरतों के बारे में स्टोरीज पब्लिश करूँ, एक सर्टेन तरह से उनको फ्रेम करूँ. चीजें, एक सर्टेन चीजें हैं जो 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 जहरीले पॉइजनस पॉइंट्स ऑफ व्यू है उनको ना आने दूं. सो यू नो आई कम एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो what do you think your role is as an entertainer, as an actor in this movement, you know, as part of the industry? Yeah, I mean, to be very honest, as a storyteller, also as a director, as an actor, as whatever I do, when I do different things, it's really important for me to have a strong, balanced feminist view in whatever I do. I try to imbue it. Even if I'm ishtihar bana raha hu, I want to make the drummer a woman, or the driver should be a woman. You know, like the person who's driving the car. You know, things like that. I think those are subtle things, but they make a difference. For me, I just feel like वो बचपन से एक है कि, you know, in fact, I mean, it's funny. I mean, you know, I'm more of I'm a believer in matriarchy more than anything else. I mean, I think जो मर्द हैं वो पहले ये आप फातिमा कह रही थी, I think मर्द इससे नहीं डरते कि औरतें आके उनकी जॉब्स ले लेंगी. मर्द इसलिए डरते हैं बिकॉज जो उनकी अयाशियां हैं वो खत्म हो जाएंगी. And I think no one holds them accountable for that. And this comes कि जो आप the way you're brought up हमारे माशरे में, and in fact around the world, मतलब जो modern capitalism है वो है ही basically एक male attribute mindset. तो वो rules ही आपके इस तरह इतने skew हुए हैं. जब आप history की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि revisionism जो history की अब हो रही है, जिसमें औरतें are placing themselves in history, even in this century, even in the last century, you didn't have it that way. तो जब आप तारीख को भी देखते हैं वो भी मर्दों ने लिखी है, जब आप सोसाइटी के रूल्स को भी देखते हैं वो भी मर्दों ने बनाए हुए हैं. तो ऑब्वियसली हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं. ये प्रिविलेज की कोई अवेयरनेस नहीं है क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया. अब वो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है क्योंकि औरतें कह रही है हमें भी वही हकूक चाहिए जो आपको चाहिए, और हम कहते हैं ये भाई, मतलब मर्द ज्यादातर कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता बिकॉज ऐसे होता ही नहीं है. तो एक्चुअली वो तारीख नहीं पढ़ रहे, वो देख नहीं रहे कि ये एक इशू है. तो आई थिंक, यू नो, उसकी अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. और वो जो एक तरबियत आपको देनी है वो एक्चुअली माँ बाप को घर पे देनी होती है. और जो आप लड़का जो होता है उसको कैसे ब्रिंग अप कर रहे हैं, उसको क्या वैल्यूज दे रहे हैं, और जो घर में बच्ची है उसको क्या वैल्यूज दे रहे हैं, उसके हाँ और ना क्या है, और लड़के के हाँ और ना क्या है. और अमूमन वो हमारे यहाँ मैं ज्यादातर देखता हूँ वो मैन चाइल्ड वाला सिनारियो है कि वो बच्चे ही हैं और वो मतलब उनकी जिद होके वो मर्द बन गए, और वही जिद है जो उनके बचपन में थी, और एक अनरिजॉल्व्ड एक किस्म का ट्रॉमा मुझे लगता है. तो खैर इस पे हम आगे भी बात करेंगे. हाँ, इस पे हम डेफिनेटली करेंगे. मैं वापस जाना चाहूंगी इस आइडिया पे कि फेमिनिज्म जो है वो कैसे नेसेसरीली पॉलिटिकल होता है. आज के पाकिस्तान में ऐसा फेमिनिज्म हो सकता है जो डायरेक्टली स्टेट को कन्फ्रंट ना करे. आपने पहले भी थोड़ी सी बात की, मगर मैं फॉर इंस्टेंस एक जो शिफ्ट देखती हूँ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में, वो ये है कि हमने फोकस जो है वो पब्लिक स्फेयर से प्राइवेट स्फेयर पे चला गया, फ्रॉम द स्टेट एंड द सोसाइटी टू होम एंड फैमिली, while at the same time asserting कि जो पर्सनल है वो पॉलिटिकल है, और जो पेट्रियार्कल डिवाइड है पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, that's ultimately false. So do you think that this is true? You're on mute. Dr. Kirmani, you're on mute. हाँ मेरीन, वो मेरा नेट थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो कैन यू जस्ट रिपीट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? मैं आपसे ये पूछी थी कि ये जो शिफ्ट हुआ है जब हम जो पब्लिक स्फेयर से प्राइवेट पे जो फोकस गया है, मतलब होम पे गया है, फैमिली पे गया है, बॉडी पे गया है, सेक्सुअलिटी पे गया है, इसके बारे, इसको आप कैसे देखती हैं? I mean, I think फैमिली के बारे में तो हमेशा से फेमिनिस्ट बात कर रही हैं. इवन हमने जो 50s की बात की थी उसमें भी फैमिली का इशू था सेंटर पे. लेकिन आप सही कह रही हैं कि अब बॉडी पे ज्यादा फोकस है और हम खुल के इसके बारे में बात कर रहे हैं. और उसकी वजह से हमें बैकलैश भी बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि we're not supposed to speak about our bodies in our context. तो ये हम boundaries अब क्रॉस कर रहे हैं, पुश भी नहीं कर रहे, क्रॉस कर रहे हैं. तो ये मेरे ख्याल में it's a बहुत ही अच्छी बात है, in the sense कि like these are foundational, these are fundamental to upholding the patriarchal order. तो आज भी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी कि you know like जो
ख़वातीन की body होती है, that becomes the representative of the nation, of the imagined nation, of the imagined ummah. And if you question the relationship that a woman has with her body and that society has and that men have with her body, आप पूरी उसकी बुनियाद को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो पूरी जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है. सो नो वंडर एक बैकलैश हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आपने एक्चुअली एक कोर इशू को उठाया है. एंड यू नो बैकलैश में नजर आ रहा है, बट द गुड थिंग इज दैट वी कीप पुशिंग, एंड एवरी ईयर जो स्लोगन्स कंट्रोवर्शियल होती हैं वो हमें दोबारा नजर आती हैं. तो young women especially are not backing down. तो ये बहुत अच्छी बात है, and I think this is a kind of evolution जो मेरे ख्याल में हो रहा है. I think पिछली जो feminists आई थी, they also pushed as much as they could, and अब भी जो हमें नजर आ रहा है, the feminists that are coming up now, they're also pushing as much as they can. And you know, thank you Adnan for your points also about masculinity. I think एक आपने मेरीन से ही कहा कि हम पब्लिक और प्राइवेट को अब कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम पब्लिक से हट के बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसकी लिंक्स हैं एंड यू कैन नॉट टॉक अबाउट वन विदाउट द अदर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो फेमिनिस्ट मेरे ख्याल में हमेशा से कर रही हैं. दूसरी जो बात है वो अब मैस्कुलिनिटीज पे हम बात कर रहे हैं, जो पहले शायद हमने इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि जो मर्द हैं उनकी जो मैस्कुलिनिटी है, जो डोमिनेंट है हमारे माशरे में, जो हम कहते हैं हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी होती है, वो एक टॉक्सिक शक्ल लेती है. एंड जैसे अदनान ने भी कहा है, you know, it's not to say वो बेचारे मर्द, लेकिन it's a trauma for them as well, in the sense कि वो भी बचपन से उनको सिखाया जाता है कि you cannot be emotional, you cannot express yourself, you cannot be kind, you cannot be caring, आप घर में हेल्प नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप मर्द नहीं हैं. तो मतलब how are you, you know, and you know, hats off to the men who challenge this. And I do think that अब हमें जो नई जनरेशन आ रही है उसमें इस तरह के हमें मर्द नजर आ रहे हैं, पहले भी थे जिन्होंने चैलेंज किया है. Yes, वो माइनॉरिटी में हैं unfortunately, लेकिन I think the numbers are growing. And even औरत मार्च में yes, बहुत सारे ऐसे मर्द आते हैं जो सिर्फ हमें तंग करने के लिए आते हैं और सिर्फ प्लेकार्ड्स की तस्वीरें लेके हमें ट्रोल करने के लिए आते हैं या तनकीद करने के लिए आते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं, young men especially, and fathers, you know, we also see older men as well, जो allies के शक्ल में आते हैं, या वो खुद कहते हैं कि ये जो पिदरशाही है ये हमारे लिए भी नुकसानदेह है, ये हमारे लिए भी एक जहर है, तो ये हमें अपने लिए खत्म करना है. तो इट्स नॉट इवन जस्ट कि हम औरतों के लिए कर रहे हैं या लड़कियों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल चेंज, बिकॉज व्हेन पीपल रियलाइज कि इट्स नॉट women against men, it's people against a system that's bad for everyone. That's when I think you know, we'll start seeing a real change. फातिमा, आप औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर हैं, ग्रासरूट्स पे काम करती हैं. लोगों को औरत मार्च से क्या प्रॉब्लम है? साल में एक दिन आता है जिसमें औरतें अपने इश्यूज को, अपने राइट्स को, चैलेंजेस को हाईलाइट करना चाहती हैं. व्हाई डज इट मेक पीपल सो अनहैप्पी एंड एंग्री एंड एंग्शियस? Okay, I'll talk about two things. Number one, I think सड़क पे औरत का निकलना ही is a very radical thing. कल परसों हम खड़े हुए थे, and we weren't even a lot of women. 3-4 लड़कियां खड़ी थी प्रेस क्लब के बाहर, and I can tell you the amount and the number of men and people who stopped by to ask, why are you here? And we were rattled because, you know, just the mere existence of a woman on a busy road in Lahore is seen as a threat. Is seen कि आप क्या कर रही हैं, आपने गाड़ी में बैठना है, हम आपको ला दें, just go people, why are you even here? So इसी तरह बहुत सी खवातीन है जो कहती हैं, अच्छा आपने हक मांगने हैं, आप मांगे, सड़क पे क्यों आ रही हैं आप? I mean, like, this is funny because like we got this country by apparently protests and by coming out in droves and marching for their rights and saying कि जी हमें एक चाहिए और चीजें. We've seen कि पूरी दुनिया में how protests are a very important and major factor to hold the governments accountable, to show your
anger and your distrust of the system. इसके अलावा I think एक और बहुत बड़ा मसला है, and I massively blame our media and the coverage that is always given to this औरत मार्च. हमेशा से ये होता है, हम हमेशा shows पे जाते हैं और हमें हमेशा defend करना पड़ता है. They never ask us about the manifesto. They never ask us कि जी आप कौन से हकूक की बात कर रही हैं. पिछली दफा एक इंसान के एक टीवी शो पे कुछ कहने की वजह से it blew up and it took us an entire year to defend कि जी मेरा जिस्म पे मेरी मर्जी क्यों होनी चाहिए. Like अभी भी मार्च के लिए हम आए इकोनॉमिक हेल्थ केयर पे पूरा 32 पेजेस का मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करके, एयरलाइंस से मिलके, लेडी हेल्थ वर्कर से मुलाकात करके, डॉक्टरों से मिलके, माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिलके, ख्वाजा सराओं से मिलके, ट्रांसजेंडर्स के, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं और हमने डिफेंड क्या करना है. आप पहले ये बताएं, आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी को सपोर्ट करती हैं. You know, so the idea is that people think that the entire movement सेहत का मसला है, एजुकेशन का मसला है, मुआशी प्रॉब्लम है, but no, you talk about the body. And I mean, yes, that is essential, and we do talk about it. We do talk about violence on the women's bodies and how it is used against them and how they are made to use their bodies against them. लेकिन जिस तरह की सेंसेशनल कवरेज की जाती है, अभी तो एक बड़ी वो फनी सी चीज भी आ रही है कि हमें कुछ मीडिया वाले वो आपस में बात करें कि यार खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो औरत मार्च के. So, you know, people are that this is an event where they want to target and they come only to target. वो कोई और आपको स्पीच नहीं दिखाएंगे, बल्कि अगर आप एक पैनल पर जाएं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, to which I've been many of them, they'll put a woman, they'll put another किसी कोई religious leader बिठा देंगे, and the idea is to troll and to talk about nothing else but आप पहले ये बताएं कि ये controversial क्यों banners है. Why can't you talk about it in a polite manner? Because it's not ladylike to talk about something that bluntly. Why do you have to be so offensive? तो हम पे तो इतराज औरत मार्च पे तो यही है कि जी इतने controversial क्यों हो रहे हैं, आप प्यार से क्यों नहीं बात करें? Be more ladylike. It's not nice of a lady to come on a street. Why can't you sit in a nice place and talk about your rights? The only problem with that is that no one listens if we do that. Yeah. अदनान, आपकी तरफ आऊंगी. अभी फातिमा ने आई थिंक ये बात करने की कोशिश की जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग प्रोटेस्टिंग वुमेन एज एंटी पाकिस्तान, एंटी रिलीजन, एंटी फैमिली. Then you have these guests on shows who are clearly like virulently anti-women. आपका एक बहुत मशहूर ड्रामा है सदके तुम्हारे, जिसमें आपने खलीलुर रहमान कमर का किरदार अदा किया. आई थिंक उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और उनके औरतों और औरत मार्च के बारे में जो ख्यालात हैं उन पे भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बात करूंगी, सब जानते हैं. मगर क्योंकि यू प्लेड द कैरेक्टर, यू गॉट इनटू दैट कैरेक्टर, परहैप्स यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. हाउ डू यू सी हिम, लाइक how do you read him? जब आप you must have studied his life a lot when you played him. Why is he the way that he is? I'm not even sure how I want to frame this question, but Why are we even talking wanting about an insight from somebody who's kind of maybe understands this. So I guess no, I think it is important to talk about because the masculinity ke perspective say it is important, and I think I haven't actually spoken up. He called me a hijra at some point. And I never actually responded, and I actually wrote something. I think Mary मैंने आपके साथ share भी किया था, तो मैं कभी publish नहीं किया. I think एक दिन कर लूँगा. I didn't want to do it out of reaction. I mean देखिए, I played his own, उनकी जो वो हयात है ना, वो मतलब जो उनकी biography है, वो अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने लिखी थी, अपने बचपन के बारे में. उसका नाम ही सदके तुम्हारे था, तो उन्हीं का कैरेक्टर मैंने प्ले किया. खैर मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई थी उस वक्त में, वो सिर्फ अवार्ड शोज पे हुई थी शूट के बाद. वो कभी सेट पे नहीं आए. He had nothing to do with me being casted, by the way, which was also not his choice at all. But what I realized about someone like him, और मैं man child की बात कर रहा था ना, जो वो ये है कि उनकी अपनी देखें. I think it's important to also, unfortunately हम बड़ा polarize कर देते हैं हर argument को, और फिर हम लड़ते polar points में. I mean, for me, it's important. I think, like I said earlier, कि जो मर्द ज़्यादातर हैं, their upbringing is also, like Dr. Kirmani was saying, there's
a lot of, you can't be sensitive, you can't be emotional. There's a lot of anger. There's a lot of misplaced anger. And most people here in Pakistan, they grew up in houses where the mothers had to compromise and the father has had to kind of been a little more violent or more aggressive or taken more liberties. That is the general structure. I'm sorry, I'm generalizing, but generally. And with Khalil Saab, if you've seen the drama, he basically, every woman in his life let him down. Un sab ne unke saath, they betrayed him, right? So his own mother had actually been married to another man who he hated, who had raped his younger khala. So his mother had been married to that man. And then his khala used that revenge didn't let him get married to the one woman he thought, played by Myra, named Shanu, who he thought was वो जो कहते हैं ना वो क्या उनकी दो वो है हया और जो भी मतलब he held her to a very different standard. So he's been someone who's been very hurt by the women in his life, and he thought the only one good woman. That's why he sometimes has said कि मैं feminist भी हूँ. वो feminist इसलिए क्योंकि उनको एक औरत सही लगी और बाकी औरतें सही नहीं लगी. तो उनकी psychology बड़ी एक deep किस्म की psychology, and I'm not justifying it. What I'm saying is he's a really talented writer. I wish he'd get some therapy. Honestly, and I think this is like a real Pakistan में बहुत बड़ा issue है. Therapy ना हो तो at least एक environment ऐसी हो जहां आप अपनी catharsis कर सकें, जहां आपके बचपन के traumas हैं, जहां आपके मसले मसाइल हैं, जहां आप emotional नहीं हो सके, उसको आप you're able to kind of get it off your chest. So I think I think a lot of men also have this issue कि you have to perform to be a man. There's a sense of performance कि भाई हमें मर्द बनना है और मर्द बनने का मतलब ये है कि मुझे गुस्से होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. मुझे एक नहीं औरतों के it's like this idea. And then the other thing is also other male communities. So क्या होता है bullying. So when you're a young child, you're sensitive, you're crying, and at a certain age you're not supposed to cry. और फिर आपके playground में कोई bully होता है जो आपसे बड़ा होता है, वो आपको कहता है कि भाई ऐसे नहीं करना, गालियां शुरू हो जाएं, be kind of derogatory towards women. That is what's going to make you a man. So I think there's a whole process towards the toxic man, and I don't think a toxic man is born toxic. I think there's a lot of the conditioning of his toxicity. So I think it's important to understand that also, and I'm not justifying any behavior, but I think it is important because it is work that I've done. Satke Tumhare was the show that made me start going to therapy. So because I couldn't let go of the character. So, I mean, there is some strange intermingling there. I don't want to take up too much more time, but I mean, with Khalil Saab, I just wish that he would, resolve his trauma and not keep reliving it in every drama he does by writing it. He writes the same trauma in every drama, just like move on. Right. I think that in your answer is the answer to this question that a lot of, my male friends ask, which is that how can feminism help men? Right. And they kind of ask it half facetiously. I think Dr. Kirmani talked about it a little bit as well. But I think feminism helps men by releasing men from these strict, oppressive gender roles that, for instance, proclaim that men can't cry, they can't be artists, वो खाना नहीं पका सकते, stay at home dads नहीं बन सकते, कुछ भी remotely feminine नहीं कर सकते. ये इन चीजों से actually feminism आपको release कर सकता है. If you kind of, so yes, I find that was very interesting. Sorry to interrupt, but they're attributes. देखिए कहते हैं कि attributes हैं, male and female attributes हैं. They're not, those are gendered. Those are things you learn, So वो देखना होता है ये, we're not born with this. No boy and girl are born exactly this way कि उन्होंने ऐसे ही होना है. वो हमें सिखाया जाता है. फिर वो society में monsters जाके बन जाते हैं. बिल्कुल. Misha, I'll come to you now. Of course, I think all of us on this platform can vouch for the fact that there are always social, cultural, religious, even economic costs of being a feminist in Pakistan. How do these challenges, how do these challenges impact your life and your work and your activism? The impact is big, obviously. Comes with a lot of risks to livelihood, to reputation, to mental health, and just security regarding the future even, because I'm somewhere, I occupy the space between obviously activism and then also like the cultural industry that I am in, jahan pe एक mainstream entertainer होने के हवाले से, you obviously, popularity has a lot to do with that. And feminists are notorious, not popular. In
in Pakistan. So yeah, I mean, वो एक जो space मैं occupy करती हूँ, like in recent years, I started joking with my friends and telling them I'm the reluctant activist. Because मैंने, you know, like I have, just like Adnan was saying earlier, कि early childhood से I've seen such a strong, active, political, feminist environment in my home. Both, you know, like the father figures and all the women, and you know, like it was very matriarchal, it was very feminist, it was very political, outspoken, lots of dissent. It's just that's just, you know, like, and now I, you know, recognize it for what it was. I guess it was privilege, because मुझे अक्सर बोलते हुए, या, you know, like when I'm making my choices, I find out with a little bit of a delay that, oh, wait, like a rude sort of like reality check, you know, वो भी एक तरह की naive sort of outlook है, जो कि oh, अच्छा, सब इस तरह नहीं सोचते, yeah, oh, acha, no, everybody doesn't want everyone to have equal rights. Right. Okay. I have to make a mental note of that. When the backlash comes, तो मुझे बड़ा मतलब एक rude awakening होती है, because I'm vocal and I have these public platforms, वहाँ पे मैं जाके लिखती हूँ, बोलती हूँ, तो अक्सर मुझे अपने आप को सेंसर करना पड़ता है ट्वीट करने से पहले या कुछ लिखने से पहले बाकायदा. Like sometimes I have like preemptive anxiety before saying things or publishing them, and then, you know, like, and it's a very peculiar sort of like conflicted, zara inner turmoil उसमें आ जाता है, I guess, कि आप, you know, you don't want to compromise on what you know is right, and you also don't want to sort of become roadkill, because the more eyes there are on you, the more vulnerable your mental health gets, with the kind of abuse and the bullying and the just, you know, like how accessible your name is for anyone to come and fling rotten tomatoes at you. कि आपने कुछ भी. So continuously, and hats off to activists, because, you know, they don't, like, when it gets too much for me, I sort of like become reclusive, and I sit down and I start sort of like, you know, taking myself gently back to the creative work that I do. You know, I have that identity to sort of like give me comfort. Because the political work, the activism, and being vocal, all of that, matlab, we are up against a lot of toxicity. And it is always a risk every time I open my mouth to my livelihood. And I have borne the brunt of those risks. So, matlab, मैं जब देखती हूँ lots of actors, celebrities, जब, you know, when they say things like, you know, we are not feminists, we believe in equal, you know, all that confusion of not calling it what it is, or just sort of sidestepping and dilly-dallying on the topic and stuff. I see fear. It's fear. Also behind the scenes, a lot of people say, hi, yaar, of course, you know, like we understand and we support and all of that, लेकिन हम कह नहीं सकते, लेकिन हम बोल नहीं सकते. It's coming from a place of fear. So हर industry में और हर you know, like हर line of work में, हर context में बहादुर लोग होते हैं और बुज़दिल लोग होते हैं. And और वो courage जो है वो यही है कि you know, हर वक्त जिसको अब, you know, like being woke, I see a lot of very like passionate people, especially the younger generation, who are, you know, way more vocal about their wokeness and way more fearless. But as soon as the implications or the consequences of that start sort of manifesting into a reality, like where they're in a situation where, oh my God, I'm going to lose out on an actual, like, real life tangible opportunity, or a paycheck, or some sort of a project, or, you know, like मेरा ये नुकसान हो जाएगा,
तो वहां पे जाहिर है obviously that fear sets in. And it's a very real fear. And I have, when I see that fear, when I see all the actors mostly, I think the music industry has pleasantly surprised me over the past recent years. मैं अपने personal perspective से कह रही हूँ because I am so, like I belong to it so deeply. It's a lot better than the television industry. I'll tell you that. There's still maybe because of its sort of like, maybe because it's rooted in an independent indie scene. Pakistani music is rooted in the indie scene. And so थोड़ी सी एक self reliance और resilience है कि जी आप अगर अपना, if you speak your mind and you let your political views be known, or you say controversial things, it's fine because at the end of the day तो हमने अपने कमरे में बैठ के अपने गाने खुद ही लिखने हैं और खुद ही YouTube पे लगा देने हैं और हमें मतलब this is 90% of the musicians are creating work for themselves. So television is not like that. Television you have to appease and you have to sort of like you can't ruffle too many feathers. और जो टेलीविजन में जो नैरेटिव भी है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, अभी सदके आपके जो प्ले की बात कर रहे थे वो भी मतलब इतने प्रॉब्लमैटिक हैं. Lots of them are just they should not be given space. The narratives I'm talking about. And in fact, Misha, is point pe, there's a question that somebody on social media has asked for Adnan, which kind of gets right into what you're saying, which is that what's the point of actors and protesting or talking about these rights and these issues if they go back and they work in dramas or films that reinforce these damaging stereotypes about women's role in society and about male behavior? Kya responsibility artists keep here? Yeah. Should I answer? Misha, yes, Nan, it was directed at you. Okay. Yeah, I mean, that's why I stopped acting. So very honestly, I just stopped. I did a couple of things, and then I did Cake, which I'm very proud of, the role I played in Cake. Then I was in Churails, and I was very proud of being a part of that project. And then I just decided that I don't want to make a livelihood from this because it's really either I wo cheez choose karoon that I personally believe in, or I do, I'm a part of the system that is propagating the misogynist views that I don't want to be a part of. So, I mean, it's different. And I'm thinking we all working in this world means that you have to make a pact with the devil at some level, right? Working for money means there is some compromises and some values that not everybody, but most people have to make. But for me, putting my own presence out there and then still doing that on TV that influences so many people, I was like, I just can't do this. And so that's why I don't do it anymore, because जैसे मीशा कह रही थी, 95% तो वही चीजें फिर से हो रही है ना, वही ड्रामे, वही मसले, वही सास बहू, दूसरी बीवी, अफेयर, औरत ने ललकारा है उसको. Sorry to cut you, but also मैंने भी television इसीलिए I was just like, okay guys, I'm out, because और मेरी तो मतलब my mom is on every TV screen all the time, like since before I was born. So like एक television का मतलब बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी family से with television industry, the drama industry and all of that. And honestly, like I tell her, I don't know how you do it. And she comes home fuming and like, आज मेरी उससे लड़ाई हो गई, आज मेरी उससे बहस हो गई, ये क्या script लाके मेरे सामने रख दिया. And she's seen the decline as well. So in how women are represented, from the glory days of PTV, जब बहुत sensitively और बहुत खूबसूरती से domestic narrative या फिर professional narrative जो था उसको like a reflection of society. And I think she always says there's this like gross deterioration in the fabric of society as far as all of these topics are concerned. And if you try to
and this is what I've seen, मतलब अगर आप appease नहीं कर रहे popular opinion को, अगर आप status quo को वो कर रहे हैं, challenge कर रहे हैं, and if you do make something, the last television thing I did was directed by Sarmad Khusat, and it was a very matriarchal script. It was all about all the women and the women being in power and also just wielding that power, using it, and using their own agency. And they were just, fearless and ambitious, and it bombed. It completely bombed. Like nobody wanted to watch it because it's just. I think it comes from a. और ये अब एक मैं ड्रामे की बात नहीं कर रही, एक like I'm zooming out a bit here and looking at all of the things we've been talking about. I often feel like it comes from वो जो अपने traumas और वो सारा कुछ, but also it highlights a sort of self-loathing in people that makes them really uncomfortable, men and women, कि हम एक तरह से एक तरह से हमने अपने role models को देखा है, which are like early childhood role models are within your family, your elders, your parents, then there's your teachers, then there's your whatever your Qari Saab has told you, and then as you go on and on and on and move forward and grow up, वो इतना deep set हो जाता है सारा कुछ जो आपको conditioning आपकी जो होती है, that you start to it's just really unsettling and difficult for people to take all of these concepts and all of these dialogues, and then when they apply them to their personal context, they feel like they are either indirectly criticizing how their parents lived, or how everything they were taught, everything how the marriage worked in their house, how the structure worked, what the division of labor was, what the division of duties was, और वो सारा कुछ challenge हो जाता है, and then you have to say कि हाँ वो गलत था, वो सही नहीं था, and we all hold immediate surroundings and family and influences on a certain pedestal. तो उसको आप जब किसी को criticize करते हुए सुनते हैं, तो आप एक उसमें फंस जाते हैं ना कि like does this mean I don't we haven't been doing anything right? एक थोड़ा सा कुछ identity crisis, थोड़ा सा everything comes crashing down, and this is just then that's I feel like where the resistance comes from. Misha, I want to just cut you off a little bit, and I think we're almost short of time, and I'd maybe request whoever can to stay for like another 10 minutes. Dr. Kirmani, I'm sorry, मैं आपको बार-बार सियासत की तरफ लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी मीशा ने इतनी बात की इस बारे में कि कहाँ से आता है. मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या एक कोई connection है between a deepening patriarchal mindset and the rise of authoritarian political models. For instance, ये जो हम बातें सुन रहे होते हैं, for instance, अभी पाकिस्तान में रेप की बहुत बात हुई, बहुत examples आप कह सकते हैं, almost एक epidemic है sexual violence की. तो हमारे जो हुक्मरान है वो कहेंगे लटका दो, castrate कर दो. इन सब चीजों का, जैसे आप सबने बात की, कल्चर और सोशल वैल्यूज और माइंडसेट से तो साफ ताल्लुक है, बट क्या इसका पॉलिटिक्स और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से भी ताल्लुक है? पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, व्हाट अबाउट इट मेक्स इट ओपन टू सच एक्सट्रीम सॉल्यूशंस? Marine, I think वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है. I think most of the world इस दौर से भी गुजर रही है जिसमें एक अथॉरिटेरियनिज्म और एक राइट विंग पॉपुलिज्म की हम रिसर्जेंस देख रहे हैं. अभी ट्रम्प गया है प्रेसिडेंसी से, लेकिन अभी उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है, उनका बैकलैश भी नज़र आ रहा है. मोदी हैं इंडिया में, एर्डोगान है टर्की में, डुटर्ट है फिलीपींस में, और ब्राज़ील में भी एक बहुत ही राइट विंग फैशिस्ट गवर्नमेंट है. तो पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट ट्रेंड. तो हमारे यहाँ भी, आई डोंट नो कि ये कोई नई बात है, लेकिन अब भी
एक खासा अथॉरिटेरियन माहौल बन गया है और इसमें एक खास मैस्कुलिनिटी भी हम इसमें प्रमोट होती है. अब लोगों को पसंद नहीं आएगा अगर मैं इमरान खान साहब को कुछ कहूँ, लेकिन एक उनकी मैस्कुलिन प्रेजेंस है जो मतलब मैं एक माचिज्मो है, राइट? तो आई थिंक वो अपील करता है लोगों को. और जो सेक्सुअल वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो जो रिएक्शन आता है कि वही जैसे आप कह रहे हैं कि लटका दो और पब्लिक हैंगिंग्स हों. अब इससे मेरे ख्याल से मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा. ये आप वायलेंस से अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं तो फिर वो साइकिल ऑफ वायलेंस कभी खत्म नहीं होगा. rather वो और भी बढ़ेगा. And we know that it's death penalty. Pakistan में we have one of the highest numbers of people on death row, and our justice system is broken. And we know कि जो लोग death row पे है वो ज़्यादातर गरीब होंगे और marginalized communities से होंगे. तो इसमें भी मतलब हमारा justice system unfortunately, और जो सवाल इसमें भी आया वो justice system के ऊपर है कि हम intersectional feminism को किस तरह से इस चीज़ में लेके आएं. तो आई थिंक हम इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें जो हमारा फेमिनिस्ट स्टैंस होना चाहिए वो इंटरसेक्शनल होना चाहिए, और हमें क्लास और एथनिसिटी और कास्ट और ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी होंगी टू रियलाइज कि जो ये सारे सिस्टम्स हैं पावर के वो इंटरट्वाइन किस तरह से हैं, और ये हमारी जो स्टेट है वो भी इस हायरार्की को एक तरह से सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, परपेचुएट कर रही है. राइट. इसमें आपसे पूछूंगी फातिमा थोड़ा सा इसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा और इस बोल सकें कि औरत मार्च के बारे में जो एक तनकीद हम बार बार सुनते हैं वो कि एक पर्टिकुलर तबके की औरतें या आदमी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो शायद अपर क्लास के हैं, लिबरल है, फॉरेन एजुकेटेड है, वेस्टर्न वैल्यूज के मालिक हैं, पाकिस्तान के अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हैं. आपको लगता है क्रिटिसिज्म वैलिड है, और अगर किसी हद तक वैलिड भी है तो हम किस तरह अपने फेमिनिज्म को एक्सपैंड कर सकते हैं? Okay. First of all, I would like to disagree कि सिर्फ एक क्लास की औरतें होती हैं, और ये बात हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि अगर आप फुटेजेस देखें, because again being someone associated with the movement, I know कि किस तरह घर घर जाके वॉलंटियरिंग या कैंपेनिंग की जाती है, और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ कम्युनिटीज में जाया जाता है, उनके साथ डिमांड्स ड्राफ्ट की जाती हैं, उनके मसले सुने जाते हैं और वो आते भी हैं. देखिए दिस ईयर औरत मार्च में वी हैड लाइक 4,000 प्लस women. कितनी एलीट औरतें हैं आपके पास जो सारी की सारी वही आ जाती हैं. देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट? इंटरसेक्शनैलिटी की हम बात कर रहे हैं. देखिए the problem is कि औरत मार्च अगर आप कह भी लें कि does not represent the entire movement, the problem is कि every woman in Pakistan is troubled. तंग हैं औरतें, मुख्तलिफ तरह के मार्चेस हो रहे हैं, सड़कों पर निकल रही हैं, एंड जब उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो इस पर भी शामिल होती हैं. we get calls from them, we get talked about कि जी देखें हम फेमिनिस्ट तो नहीं है, जैसे डॉक्टर किरमानी ने भी कहा कि a lot of people don't want to be associated as feminists. और जितना हमने टबू बना दिया है, कुछ औरतें शायद पब्लिकली नहीं भी बताती कि हम औरत मार्च पे जा रहे हैं. कुछ कई औरतें हैं जो घरों से जिनको परमिशंस नहीं होती. तो ये सारे मसले देख के निकलें कि कौन सी औरत है जो घर से बाहर निकल सकती है, बट दैट डजंट मीन कि वो औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करती या वो औरतों के हकूक को सपोर्ट नहीं करती. देयर आर मेनी women, there are many young students as well who are not allowed to participate in the march, लेकिन they want to, and they send us messages and tell us कि dude we are with you, लेकिन हम निकल नहीं सकते, हमारी फैमिली में इतनी restrictions हैं. Again, and other people as well. अगर एक दिहाड़ीदार औरत है, उसकी अगर मंडे को मार्च हो रहा है या संडे को भी हो रहा है, they're living on a daily wages, वो नहीं शायद निकल सकती उस तरह से. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मूवमेंट बड़ी एब्सेंट है, या you can say कि there's a divide in the movement. No, that's not true. We talk about those women as loudly as we can कि वो हमारा उतना ही बड़ा हिस्सा है, despite the fact कि वो इस मार्च पर नहीं आ सकी. There are problems of patriarchy जिसकी वजह से नहीं आ सकी. Someone has asked a question as well, and I mean I can address it in a way कि
क्या हम कर सकते हैं to protect ethnic and minority women and religious minorities in Pakistan. The first thing that we can do, I think, is to accept that there's a problem, is to accept that these are the people who are suffering from the worst of oppressions possible. ये वो लोग हैं जो लैडर में इसलिए भी नीचे हैं क्योंकि वो औरतें हैं, और इसलिए भी नीचे हैं कि वो उसमें भी माइनॉरिटी औरतें हैं. Like I generally like to give stats. तो literacy rate जो पंजाब का है उसमें women तो पीछे हैं ही हैं. Minority women are 11% have lesser literacy rates. Double marginalization happening. What can we do? जो lawyers हैं वो उठे जरा, वो बात तो करें आप पहले. Radicalize किए बगैर, sensationalize किए बगैर, बजाय इसके दिखाने के हाय देखें ये तो किस तरह की औरतें हैं, इसने कपड़े क्या पहने हुए हैं, मार्चर्स के कपड़े क्या हैं. डॉक्टर किरमानी के लिए एक सवाल है जो मेरे एक दोस्त ने भेजा है, और मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मेरा व्यू नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती. इट्स नॉट माय क्वेश्चन, समवन हैज आस्क्ड इट एंड ही इज लाइक सेंट इट 3 टाइम्स. प्लीज इनसे पूछो. सो आई एम गोइंग टू, so okay, I'm going to read like exactly what he's sort of written, which is that feminism in its popular Twitterized form has become a fascist movement insofar as what is considered permissible to add to the discourse. Is popularized Twitterized feminism somewhat fascist in that in what it allows to be discussed and in its readiness to use deplatforming and cancelling? Wow. डॉक्टर किरमानी आपका आप म्यूट हुई हैं. तो it's hard. Am I? Can you hear me now? Yeah. अच्छा, okay. First of all, I think ये बहुत एक abstract सवाल है. It would be much easier अगर आपके दोस्त ने कोई specific हमें example दी होती, तो उसमें फिर हम उस केस स्टडी को लेके इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये वाकई में डीप्लेटफॉर्मिंग हुई थी या कुछ और हुआ था. अब अक्सर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं अक्सर कहती हूँ कि हसन निसार जैसे कमेंटेटर्स को आप क्यों जगह दे रहे हैं मेन स्ट्रीम. आई मीन जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ उन्हीं की शक्ल मुझे नजर आती है. मे बी मैं गलत टाइम पे ऑन करती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन वो अक्सर काफी सेक्सिस्ट बातें करते हैं और उनका अंदाज भी बहुत ही सेक्सिस्ट है. और यू नो ठीक है, लाइक उनकी फॉलोइंग होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि दौर हमारा बदल गया है, तो और यह बदलना चाहिए. तो ऐसे लोगों को आप क्यों इतनी स्पेस दे रहे हैं? खलीलुर रहमान को आप क्यों स्पेस दे रहे हैं? तो अगर मैं कह रही हूँ कि उनको नहीं बुलाइए, आमिर लियाकत को नहीं स्पेस दें, मतलब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है. ये डीप्लेटफॉर्मिंग वाली जो बात है, मेरे ख्याल से ये उसकी फ्रेमिंग शायद हम बेहतर कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप इतनी स्पेस ना दें. बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में जिनको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, चाहे वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो फाटा से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं. उनको आप कितनी स्पेस, चाहे वो औरतें हों, राइट, आप उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं? Why are you continuously giving space to upper class Punjabi elite well-off men? That's the thing. तो अगर हम कह रहे हैं कि उनकी स्पेस थोड़ी सी कम कर दीजिए, और भी लोग हैं इस मुल्क में, तो मैं तो ये नहीं कह रही हूँ उनको आप कहीं बंद, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मैं जुल्म या ज्यादती कर रही हूँ उनके साथ. They've had many decades to speak and we've heard them too much. तो I think मतलब अगर आपके दोस्त ने कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहे, नो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये डीप्लेटफॉर्मिंग वाली बात मुझे लगता है थोड़ी सी मिसलीडिंग है. The answer is ratings. हाँ, लेकिन हमें माइंडसेट भी चेंज करना है ना हमेशा, मतलब रेटिंग्स, हमें आदतें बदलनी होंगी. But you see, the media is not taking that upon themselves. Rather, it's the opposite. You know, they're playing an active role in perpetuating the toxicity. Actively. I mean, I oftentimes say, I think मैं थोड़ा सा अगर like in an attempt to maybe explain, I think आप कहते हैं ना कि कुछ social structures हैं patriarchy के, फिर
कुछ आदमी होते हैं, बिकॉज मेरे खुद इतने जानने वाले हैं जिस तरह आपके हैं, जिस तरह हम सब के हैं, जिनके साथ हम रोज लड़ते हैं इन इश्यूज के ऊपर, तो हम उनकी माइंडसेट में भी थोड़ा सा इंसाइट हमें आ जाता है. उनको लगता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेट्रियार्की है ये औरतें इस्तेमाल करती है, जैसे कि एक्सक्लूजन हो गई, डिस्प्लेज ऑफ एंगर हो गई, रिडक्टिविज्म हो गया, जब हम कहते हैं ना कि सारे आदमी ट्रैश हैं, तो वो you will find a lot of men who will say that when you use these particular instruments of patriarchy, आप reinforce कर रहे हो, legitimize कर रहे हो social structure of patriarchy को. So I think this question maybe kind of comes out of that. I don't know if that makes sense. Mary, I would like to add on this. देखिए, जी. अक्सर औरतें भी are victims of patriarchy and then they become agents of patriarchy as well. और यहाँ पर बहुत फिर बड़ा मसला भी आता है कि वो कहते हैं देखें वो तो औरत है, पर वो तो फिर भी कह रही है कि औरतें घर से ना निकलें, वो तो औरत है. So and a lot of times then men use this card as well. और हमारे ड्रामों में भी सिर्फ हम यही दिखाते हैं कि देखें औरत ही औरत की दुश्मन होती है. We never show a story of women's solidarity. No, because this is what we want to highlight. The agents, and I don't even take them कि उनकी गलती है. उन्होंने भी internalized patriarchy है ये, जिसको वो I think they're more victims of patriarchy. Yeah, it's Stockholm syndrome, proper like. It is. Yeah. It definitely is, and it is perpetuated by the media. And again, I bring in media many times here because I think it has a mass audience. मैं government कह देती, लेकिन हमारी government कुछ करती नहीं है to do anything about it. So the only mass avenue that is left then, या तो ना state की तरफ से awareness programs आ रहे हो, या तो they're doing something actively to balance this imbalance. No, they're not. So the other avenue is media. Other avenue is news channels that we go to every day, and we are told कि जी हमने एक religious leader बुलाया है, and I hope कि वो कोई बदतमीजी करते. And the end product of that is, and oftentimes I'm just, taken aback. Why can't we have civilized criticism? Why can't we have anyone who can criticize Aurat March but tell us कि भाई civilized तरीके से करते हैं? But no, again, as Misha said, आपको फिर ratings नहीं मिलेंगी, आपके profit margins जाएंगे. So yeah, you're living in a capitalist system where the only reason for any sort of coverage and sensationalization and this negative coverage जो हमारे ऊपर होती है और हमारी bodies पे होती है और हमारे नारों पे होती है, all of that is because, well, it sells. So Well, I mean, I want to give all of you a chance to like have a last word if you'd like, quickly, because we're way over time. So, in whatever order you would like, if you'd like to add something to kind of wrap this up. I think Misha can start, Dr. Yeah, you Kirmani, then I'll go. I just want to say that, throughout my own experiences of, like Mary, you asked there's me. a question for you, Misha, which I'll just ask. Then Sure. maybe you can just answer that also. Yeah. There's a question which is basically, as somebody who's carved a place for yourself in a so-called man's world, do you feel safe today in Pakistan as a Pakistani? एक ऐसा मुल्क जहाँ पे, now I'm just adding to the question, where you have a motorway gang rape, where हम कहते हैं कि CCPO को victim blaming करता है, उसको हटा दें, कोई नहीं हटाता. जब major political parties, even PM जो हैं वो, जैसे डॉक्टर किरमानी ने कहा कि उनका एक sort of machoism है, जहां अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल हरासमेंट पे अक्यूज करें तो खुद आपको इतनी बैकलैश फेस करनी पड़ती है, तो क्या आप सेफ फील करती हैं? नहीं, I don't feel safe at all. And especially like the last number of times I have come back, I came back by myself, so I was still relatively okay. But when I was, after speaking up, when I was there with my children, I got very paranoid. My phone got tapped. It's not just a question of feeling safe. It's also like I could actually see reasons where to believe that my safety was threatened, the safety and security of like
people knowing where I live, and like strange cars parked outside my house, and my phone getting tapped, my movements being monitored, my travel itinerary with the names of my children and myself, the timings, the flights, the landing, the schedule being leaked on Twitter. And then a massive misinformation campaign, just money and airtime being pushed into it and pumped into it, and like the whole thing gaining so much momentum. I 100% did not and still do not feel, because the structure, it's really not about individuals anymore. The whole structure, like I feel like I don't know how it came to this. Like sometimes I have a bit of an out of body experience कि यार ये मेरी जिंदगी है. मतलब मैं घर पे बैठी होती हूँ, मैं अपने बारे में अगर टीवी पे या जिस तरह से like इंटरनेट पे, मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट पे, और like न्यूज बुलेटिन्स पे जिस तरह से मेरे बारे में टिकर्स चले हैं, जिस तरह से मेरे बारे में खबरें चली हैं, I used to, like, there was a time where it just became very surreal. I used to feel like, and that was my trauma. That was basically my trauma, being sort of like very active at that time, where I would sit and watch myself on television and not be able to relate, because I was disengaging to, I guess, as a coping mechanism. So like I became like estranged from my own self. So I would watch these things on television and I would think, like मुझे लगता था मैं किसी के बारे में खबर देख रही हूँ. So no, like from a safety point of view, I do not. But there's a limit to what risks I will take, and there's a limit to like मतलब मैं अपनी जान नहीं देना चाहती इस पूरी चीज के लिए, for example. So yeah, so I exercise caution as far as जब मुझे, when I realize what big powers I'm up against and how massive this whole thing has come, and what the implications or the consequences can be. They can include anything, it can be jail, it can be like somebody comes and throws something at me, it can be like गायब हो गई, उठा ली गई, या धमकियां या फोन कॉल्स, या रात को मतलब अजीब अजीब चीजें गेट पे कोई छोड़ के जा रहा है, कुछ भी हो सकता है. So yeah, I mean, like for example, I don't want to be in the country with my children. That's 200% certain, and very sad. But yeah, that's something. अगर मैं आऊँ तो मैं अकेली आऊँ, फिर देखी जाए. But yeah, no, I don't feel safe. I मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई थी पिछली दफा जब मैं आई थी, because सबने मास्क पहने हुए थे, मैं मास्क पहन के निकल जाती थी. It was like, okay, I felt better because I was just unrecognizable. So yeah. Well, hopefully something will better will come out of this. Dr. Kirmani, Fatma, last words. I'll keep it short because I know I'm way over time हो गए, लेकिन हमने predict भी किया था कि ये subject भी इतना ज़रूरी है और इतना broad है कि हमें अगर 2 दिन मिले तो कम होंगे. But मैं गुस्से और एंगर के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि I think वो जो आपके दोस्त का सवाल था उसमें भी ये भी था कि anger is a tool of patriarchy. वो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि जब औरतें अपने गुस्से का इजहार करती हैं, चाहे वो स्लोगन्स के जरिए, नारे के जरिए, या अपने गुफ्तगू के जरिए, तो उन लोग उनको कहते हैं कि आप बदतमीज हो गई हैं, आपने कोई लाइन क्रॉस की है, आप काबू से बाहर हो गई हैं, या आप उल्टा पेट्रियार्की को किसी तरह से सपोर्ट कर रही हैं. हार्मोनल हो गई जी, या हार्मोनल हो गई हैं, या हार्मोनल हो गए, या
और बहुत सारी गालियां हमें सबको शायद मिलती हैं, जो अभी मिल रही हैं, खास तौर से औरत मार्च के बाद। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई मर्द, खास तौर से कोई मर्द जो प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करता है, जब वो इस तरह से अपने गुस्से का इजहार करता है, तो लोग उसको किसी दूसरे नजर से देखते हैं, औरतें भी मर्द भी, क्योंकि शायद हमारी आदत है कि वो इस तरह से बात करेंगे हमारे साथ, और हम रिसेप्टिव भी होते हैं उस चीज को लेके। और हसन निसार, आई एम नॉट ट्राइंग टू पिक ऑन हिम, लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो खवातीन हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जैसे रीमा उमर हैं, वो बहुत ही नर्म अंदाज में, बहुत ही पोलाइटली बात करती हैं, एंड आई हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज़ शी कीप्स हर कूल। लेकिन अगर वो गुस्सा भी करें, तो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, लेकिन शी इज गोइंग टू गेट मच मोर क्रिटिसिज्म देन अ मैन। तो ये है, और ये सिर्फ औरत मर्द की बात नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो या यहाँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अभी भी चल रही है, उसमें भी कुछ नारे अगर लोगों को थोड़े से सख्त लगते हैं, तो जो उनका गुस्सा है वो जायज है, जो औरतों का गुस्सा है वो जायज है। तो ये गुस्सा जो है वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, तो दैट्स नॉट द सेम एज पेट्रियार्कल एंगर, दिस इज द एंगर दैट्स ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम। तो मुझे लगता है कि ये टोन पुलिसिंग जो होती है, जैसे अभी क्या नाम है उनका, फिरदौस आशिक अवान का आज स्टेटमेंट आया कि औरत मार्च को मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन स्लोगन्स को उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मतलब यू नो लाइक रियली दिस इज नॉट हेल्पफुल। तो ये जो टोन पुलिसिंग होती है वो औरतों की तरफ से अनफॉर्चुनेटली आती है, लेकिन ज्यादातर मर्द हजरात की तरफ से आता है। एंड this I think we should really think carefully about whose anger is valid and whose anger is not. Right. Fatma, last words. Yes, I think I'll just wrap it up कि जिस तरह से एक तो अभी जिससे मीशा ने बताया कि what happens to you if you try to speak up. This is the same story of every woman that I've met who's tried to speak up. चाहे वो अदालत गई हो डिवोर्स के लिए, चाहे वो अदालत, या फिर उसने एक इतनी सटल चीज की हो कि औरत मार्च का अपनी प्रोफाइल पे तस्वीर लगा दी हो. They are trolled, their inboxes and my own, like all of us, we come out with the risk that our families are going to be threatened, our pictures are going to be photoshopped, I don't know what not. People are going to follow us, harass us, and all of this is going to happen. That is why I always tell women, like if you're coming to the march, if you're speaking up about it, do so. But then again, a lot of women then get scared as well कि बस हो गई अब हमारी बस हो जाती है. I don't want to interact with a lot of people and talk about them. But I think it's still important. I think it's still important because my voice then gives someone else the strength. मैं शायद चुप हो जाऊं, but then that woman is going to speak up. So this is I think it's important, and that is why it's important to collectivize. It's important to talk about these things so that we all know that we are not alone. We all know that our problems are very structural. Our problems are not, this is not my problem. This is what happens to a million other women, and just by the way, we're 50% of the population. बहुत ही कोई privileged औरत होगी जो कहेगी कि यार ये क्या बात कर रही है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ. I mean, fine, आपके साथ शायद कभी कुछ भी ना हुआ हो, but you understand that a vast majority of women do not have this privilege, to be safe. और हम नहीं हैं safe, तो अब हम क्यों ना कहें कि हम नहीं हैं safe? I think it's time to speak up. It's time to lead from the front and not be scared. I would just end on this. Yeah. Well, yeah, I think that, may all of us be brave enough to be angry. That's where I'll end this. I'm very thankful to all of you. I think we spoke about a lot of really important and difficult topics, and I hope that everybody who was listening and watching has learned as much as I did from our panel. Hopefully I can have all of you back on at some point to talk about these issues some more, but until next time, Khuda Hafiz everyone. And